वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया भर में फांसी देने वाले ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के तहत 324 अफराद को फांसी पर लटकाया गया, जिनमें रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर मुजरिम ऐसे थे जिनका दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के बाद फांसी की सज़ा पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया था और ये सारा नेशनल एक्शन प्लान और इससे मुतल्लिका जितने डिसीजंस थे वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद लिए गए थे, जिसमें दहशत गर्दों के लिए सख्त से सख्त सज़ा, हत्ता कि उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की सज़ा देने और उसे एग्जीक्यूट करने पर आज़ादी दे दी गई थी। वो पाबंदी जो बहुत अरसे से लगी हुई थी उसे हटा दिया गया था। ये रिपोर्ट मज़ीद बहुत कुछ कहती है इस सारे प्रोसेस के बारे में और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है। जिस किस्म के सिक्योरिटी हालात हैं उसमें पाकिस्तान की अपनी भी कुछ ज़रूरियात हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान और इंतज़ामिया के तर्जुमान पहले कहते आए हैं। इस रिपोर्ट के बारे में, पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम के बारे में, इन फांसियों के बारे में, इनमें कितने अफराद पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात थे और कितने अफराद ऐसे थे जिन्हें दीगर मुकदमात में सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा दी गई थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमानों में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर फरजाना बारी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। इसके साथ हमें आज प्रोग्राम में जिन शख्सियात का ताउन हासिल है उनमें शामिल हैं CR शम्सी साहब जो कि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं। अरबाब खज़र हयात साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं और इंतज़ामिया और अपनी हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। CR शम्सी साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और लेफ़्ट की एक बड़ी जानदार आवाज़ हैं। इनका अपना एक तज्ज़िया है कैपिटल पनिशमेंट पर, एग्जीक्यूशंस पर। आपका भी बहुत शुक्रिया CR शम्सी साहब कि आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं वेलकम करना चाहता हूँ फेसबुक पर इस वक्त हमें लाइव देखने वाली ऑडियंस को। VOA ने आज से ये पहला हमारा तजुर्बा है कि हम फेसबुक पर अपने तमाम यूज़र्स को, अपने तमाम मद्दाहों को, अपने देखने वालों को ये प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं और इसे देखा जा सकता है वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज पर जो कि है VOA उर्दू। तो आप तमाम देखने वालों को भी खुशामदीद। बातचीत का आगाज़ सबसे पहले मैं खज़र हयात साहब आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। 324 अफराद को फांसी दी गई है और अगर इन 2 महीनों को भी शामिल कर लिया जाए और इसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद की तमाम फांसियों को शामिल कर लिया जाए तो इनकी तादाद हो जाती है 351 और इनमें से सिर्फ 39 अफराद ऐसे थे जो कि दहशत गर्दी में मुलव्विस थे। बाकी अफराद पर मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात थे। कुछ तनकीद हुकूमत पर यह भी रही, जैसे एक केस था जो कि कंट्रोवर्शियल केस है शफ़क़त का, जिसको कहा जाता था कि वो 18 साल से कम उम्र का था जब उससे ये जुर्म सरजद हुआ था, लेकिन उसको भी फांसी दी गई। ये बताइए कि इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर? आतिफ साहब, जहाँ तक फांसियों का ताल्लुक है तो आपको भी मालूम है और पूरी दुनिया को यह मालूम है कि मगरिब की जानिब से इससे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि फांसियों के जो होते थे तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। उस वजह से काफ़ी फांसियाँ पेंडिंग में पड़ी हुई थी, बिलखसूस पाकिस्तान में। लेकिन जब APS का वाक़या पेश आ गया और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उस APS में जितने मासूम बच्चों को कत्ले आम हुआ था तो उस पर हर आंख नम थी। इसके बाद पाकिस्तान में यह स्ट्रेटजी तैयार की गई कि फांसी की जो सजाएं खत्म हो गई थी तो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस दौरान जितने लोग पकड़े गए थे, जिनमें के दहशत गर्दी थे, वो भी पकड़े गए थे और बाकी जो लोग पकड़े गए थे जिन्हें फांसियों की सजा दी गई थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो इस वाक़ये के बाद उन सब पर अमल दरामद शुरू हो गया। तो जो लोग पेंडिंग फांसियां पड़ी हुई थी तो उन्हें तो जरूर फांसियां मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक कानून है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि एक इदारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए थे तो उस पर तो अमल दरामद जरूर होना था। तो इस वजह से यहाँ पर फांसियां शुरू हो गई
اور جو دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے انہیں بھی پھانسیاں دی گئی، اور جو دیگر مقدمات میں جو قتل عام میں یعنی وہ ملوث تھے اور انہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی تو انہیں بھی پھانسیاں دی گئی۔ تو میرے خیال میں اس پر تو حکومت کا خاموش رہنا ایک میرے خیال سے ایک طرح سے ناانصافی تھی، کیونکہ APS واقعے کے بعد تو یہ بالکل بات صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، اب ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو کہ گناؤنے جرائم میں ملوث پائے گئے تھے۔ خضر حیات صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ حکومت کو کچھ اقدامات کرنے تھے اور اگر حکومت نہ کرتی تو اس پہ سوالات اٹھتے، لیکن جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں، آئینی طور پر وہ کورٹس بنانے کا اختیار دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو پینڈنگ کیسز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کیا حکومت نے یہ یقینی بنایا کہ وہ کیسز جن میں پہلے پھانسی کی سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، کیا انہیں ایک دوبارہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا، جب ہم یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم میں کئی خامیاں ہیں؟ دیکھیں عاطف صاحب، اگر یہ تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہ تو جن کے ساتھ گزری ہوئی ہو آپ ان سے پوچھ لیں تو آپ کو وہ خود بتا سکتے ہیں۔ یعنی اگر میرے کسی بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی قتل کر دے، میری آنکھوں کے سامنے کر دے، اس سے جرح مکمل کی جائے اور یہ بالکل واضح ہو کہ آیا اس فلاں بندے نے اسے قتل کیا ہے اور اسے پھانسی کی سزا ہو جائے، تو میرے خیال میں اس پر تو افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس پر بھی افسوس کریں گے تو یہ تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ تو اس پر تو میرے خیال میں حکومت کا موقف بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کہ جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں جو کہ خطرناک قسم کے جرائم تھے، یعنی قتل و غارت کیے تھے، تو انہیں تو سزائے پھانسی کی سزا میرے خیال میں یہ بھی ان کے لیے کم تھی۔ انہیں تو بالکل چوراہوں پر پھانسیاں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ تو چونکہ یہاں پر مغرب کی جانب سے پریشر تھا پاکستان پر، تو اس وجہ سے اس سے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج جو عمل درآمد ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس پر ہمیں افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے خضر حیات صاحب، میں فرزانہ باری صاحبہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فرزانہ باری صاحبہ، آپ نے خضر حیات صاحب کا آرگیومنٹ سن لیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سزائیں جائز ہیں اور یہ سزائیں دی جانی چاہیے، چاہے وہ پرانے مقدمات میں ہیں یا دہشت گردی کے مقدمات میں ہیں۔ یہ رپورٹ فرزانہ باری صاحبہ یہ بھی کہتی ہے کہ بلکہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ایک رپورٹ ہے جس کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے ذہنی مریض، کم عمر مجرم اور ایسے قیدی جن پر تشدد کے ذریعے ان سے اقبال جرم کروایا گیا، انہیں بھی پھانسیاں دی گئی ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سزائے موت ہے وہ ایک ہمارا اصولی موقف ہے کہ وہ ہونی نہیں چاہیے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ انسانی سماج کے اندر سزائے موت جو ہے وہ کسی بھی سماج میں ریاست کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو موت کی سزا دی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو جرم ہے اس کے مطابق مختلف جرائم کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے سخت سے سخت سزائیں اس کی ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا سزائے موت اور جو جرائم ہے اس کا آپس میں کوئی کازل ریلیشن شپ، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے، تو کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکے کہ جن معاشروں کے اندر سزائے موت ہے وہاں جرائم میں کمی ہے۔ مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کو اگر آپ کنٹریز کا ہم جائزہ لیں جہاں سزائے موت نہیں ہے، وہاں ہمیں جرائم بہت کم نظر آتے ہیں، جبکہ وہ معاشرے، وہ ممالک جہاں پہ سزائے موت جو ہے وہ رائج ہے، جیسے پاکستان ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں جرائم جو ہے ان کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پرٹیکولرلی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت کرپٹ ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں اس وقت 8,000 لوگ پاکستان میں ڈیتھ رو پہ ہیں، اور اگر آپ جا کے ان کا کوئی ریسرچ کریں اور ان کی کوئی کلاس بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ملک میں وہ 8,000 لوگوں میں سے شاید 99.9% لوگ جو ہیں ان کا تعلق غریب
तबके से है, पसमानदा तबकात से है। तो मतलब ये एक अजीब बात है ना कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो खाता पीता मिडिल क्लास है, क्या वो लोग जुर्म नहीं करते हैं? इशू यही होता है कि वो लोग जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल लॉ, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर इतनी करप्शन और इतनी ज़्यादा उसमें पोलिटिसाइजेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि अक्सर ये लोग जो हैं, ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, वो तो कानून की गिरफ्त में आते नहीं हैं। और लेकिन जो छोटे लोग, छोटे छोटे जराइम में मुलव्विस पसमानदा तबकात के लोग जो होते हैं, और अगर उन्होंने जुर्म नहीं भी किया हुआ तो भी वो इसकी जद में आ जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि अगर हम इन्हीं डेथ रो पे लोगों को देखें तो इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ज़हनी तौर पे जो है वो सेहतमंद नहीं है, या उसमें उनकी उम्र छोटी है, या उनका गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मतलब उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अब ये जो जैसे हमारा जो सिस्टम है वो एक उस पर आप सवाल उठेंगे। तो एक ऑब्वियसली हम ये समझते हैं कि हम जिस किस्म का हमारा इनएफिशिएंट करप्ट सिस्टम है, जुडिशल जस्टिस सिस्टम, जिसमें बहुत लोकुना, जो बहुत उसमें कमजोरियां हैं, उसके अंदर इस बात का बहुत ज्यादा चांस है कि बेगुनाह लोगों को फांसियां हो सकती हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे इसके प्राइम मिनिस्टर को भी फांसी लगाई गई, जुडिशल मर्डर हुआ, और बाद में जाहिर है जुडिशरी ने जिसने उसको सजा दी, उन्होंने कहा कि हमने ये गलत किया था। तो ऐसे मुल्क के अंदर तो ये बहुत ही खतरनाक है कि हम कहें कि लोगों को फांसियां दी जाए। बाकी ये जो बात है कि जी दहशतगर्दी के हवाले से, देखिए दहशतगर्दी का मुकाबला हम सिर्फ लोगों को फांसियां देकर नहीं कर सकते। लेकिन फरजाना साहब, क्या इनकी एक एग्जाम्पल नहीं बनाई जानी चाहिए ऐसे लोगों की? पाकिस्तान में चूंकि कैपिटल पनिशमेंट का लॉ मौजूद है, तो क्या ऐसे लोग जो कि मैसिव किलिंग में मुलव्विस होते हैं, दहशतगर्दी की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें मैसिव किलिंग आती है। बिल्कुल, देखिए आप चाहेंगे तो यही कि इन लोगों को जो है इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए, मगर और जाहिर है कि जो मैस किलिंग में मुलव्विस लोग हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैस किलिंग में क्या जाहिर है, जिसके घर से किसी का कोई जो है प्यारा उसको कत्ल किया जाता है, तो वो फैमिली यही चाहेगी कि जिसने कत्ल किया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मगर वही मैं बात कर रही हूँ कि देखिए इससे माशरे जो है वो बनते या संवरते नहीं है फांसियां लगाने से। अगर हमें माशरे के अंदर जो है वो आपने जो है एक सिस्टम ऐसा कायम करना है जिसके अंदर कोई दूसरों का हक ना मारे, तो मेरा ख्याल है उसमें हमें बहुत सारे दूसरे इकदाम करने की जरूरत है। यानी आपके कहने का मकसद है कि प्रिवेंटिव अप्रोच होनी चाहिए। हम अपने आप ये कहना चाहती हैं कि हम लॉ इन्फोर्समेंट को इतना बेहतर कर दें कि ऐसे संगीन जराइम को होने से पहले ही रोक दिया जाए। और मैं वही बात कर रही हूँ कि बिल्कुल मतलब उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोग कोई बहुत फरजाना साहिबा, I'll come back to you. जी, I'll come back to you. I have to go to CR शम्सी साहब। शम्सी साहब, हमने ये भी देखा है कि वो कैदी जो जिन्हें जेलों में रखा जाता है, सिर्फ जस्टिस सिस्टम के अंदर खामियां नहीं हैं, खामियां पुलिसिंग सिस्टम के अंदर भी हैं, खामियां जेल खानाजात के अंदर भी हैं। वो कैदी जो जेलों में होते हैं वो जेलों से अपने पूरे नेटवर्क चलाते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपके तज्जिए में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि आज के तनाज़र में पाकिस्तान में जो फांसियों के हवाले से जो रिपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो आपका सवाल है, इसमें आने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो दो अदवार ऐसे आए हैं जब ये सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान की अक्सरियत की आवाम जो है वो 77 से पहले तक पाकिस्तान में फांसियों के हवाले से बिल्कुल एक आवाम की वाज़ेह राय थी कि फांसियां नहीं होनी चाहिए और एक ऐसा माशरा होना चाहिए जहाँ टॉलरेंस हो, जहाँ जराइम ना हो, जहाँ बेगुनाहों का कत्ल ना हो। लेकिन उसके बाद एक नया जो सिलसिला शुरू हुआ 3 दहाइयों से पाकिस्तान पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, और आज के जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में भी इशारा किया कि पाकिस्तान आज एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना कर रहा है। इस तनाज़र में इस मौजू पर बात करना खासा मुश्किल है, लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत बुनियादी अहमियत का अमल है।
معاشرے جو ہوتے ہیں وہ کوئی ریموٹ کنٹرول سے نہیں بنائے جاتے، یا وہ کوئی ایسی کوئی اوپر سے یا حکومتوں کی طرف سے جو سوچ مسلط کر دی جائے اس کے ذریعے، جبر کے ذریعے معاشرے نہیں بنتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں وسائل کی ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور وہاں جو تعلیم ہے ہماری، اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کے کئی معیار ہیں۔ ایک وی آئی پی معیار ہے، ایک میٹروپولیٹن معیار ہے، ایک ٹاٹ کا اسکول ہے، ایک ایسا اسکول ہے جس کی 4 دیواریاں بھی نہیں ہے۔ تو ہم ایک طبقات پیدا کر رہے ہیں، اور جب طبقات پیدا ہوتے ہیں اور وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی تو وہاں پھر استحصال اور ایک محرومیاں جنم لیتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے جیلوں کے حوالے سے، پولیس کے رویے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ براہ راست جڑی ہوئی ہیں ہماری عدلیہ کے نظام سے بھی۔ ابھی بات ہوئی، میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بہت سے دوسرے ادارے جو جس طرح خراب تباہ ہوئے، وہاں عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ ایک اس کا لیکن رول جو ہے، شمسی صاحب، عدلیہ کو تو آزاد کہا جاتا ہے۔ عدلیہ کو تو کہا جاتا ہے کہ آج پاکستان کی عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جی میں اس لیے آ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی جو ہمارا پیچھا کرتا ہے، ماضی کے فیصلے سائے کی طرح پیچھے ہوتے ہیں۔ ماضی میں نظریہ ضرورت کا جو ایک لبادہ تھا، اس نے ہمارے عدالتی نظام کو بری طرح مسخ کیا ہے، اور آج کے حالات میں خاص طور پر جو ہمارا عدالتی لوور کورٹس کا سلسلہ ہے، وہ بہت ہی ایک طویل اور ایک انسان کو انصاف لیتے لیتے وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، اور اس کو انصاف کے نام پر صرف تعریف ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی عدلیہ یقیناً ماضی سے مختلف ہے، اور جب یہاں عدلیہ آزادی کی ایک تحریک چلی، لیکن وہ جو ایک کامیابی ہوئی تھی، پہلی بار ایک عوام کی ایک بھرپور طاقت سے ایک نئی عدلیہ کا خواب پورا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو چیف جسٹس اس وقت بحال ہوئے، انہوں نے جو ان کا رول تھا وہ انہوں نے اس طرف کم توجہ دی، اور ان کا جو گھر تھا عدالتی نظام کو بہتر بنانے کا، جو ان کے ایک تاریخی سنہری موقع ملا تھا، اس جانب انہوں نے توجہ دینے کے بجائے انہوں نے شارع دستور پر بڑے بڑے مقدمے تو سنے۔ شمسی صاحب، چونکہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اس لیے آئی تھنک وی شوڈ لمٹ آور ڈسکشن اباؤٹ دی فارمر چیف جسٹس، کیونکہ وہ ریپرزنٹیشن ان کی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک شمسی صاحب، ہم جس طرح سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ضرورت ہے جرم کی روک تھام کے لیے کچھ ایگزامپلز قائم کرنے کی۔ آپ اگر مختصراً مجھے یہ بتا سکیں کہ کیا پھانسی کی سزائیں دینے سے یہ ایگزامپلز قائم کرنے میں انتظامیہ کامیاب ہو رہی ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ شمسی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ میرے مجھ سے جی میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ایک نئی صورتحال میں جو ایک 1921 نکاتی جو ایکشن پلان بنا تھا، اور اس وقت ضرب عضب جو ایک دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ ہے اور ایک بلائنڈ جنگ ہے یہ جو پاکستان پر مسلط ہے، اس پر تو ایک بڑی کامیابی سے جنوبی اور شمالی وزیرستان اور فاٹا کی مختلف ایجنسیوں میں بھرپور کارروائی ہوئی ہے، اور وہ دہشت گردی کی جو عسکریت پسند ہے ان کے ٹھکانے بھی اور ان کو یہاں سے فرار بھی ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو مستقل بنیادوں پر پرامن بنانے کے لیے ایک ٹالرنس کا رویہ پیدا کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اس میں سر فہرست جو ہے ہمارے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں اور پولیس کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو برسہ برس سے ایک جگہ آ کر کہیں رک گیا ہے، اس کو متحرک کرنے کی، اس کی اوور ہالنگ کی بہت زیادہ ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ میں یہی سے جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں تعلیم کا جو نصاب ہے اس کو ایک ہونا چاہیے، اور ایک اعلیٰ تعلیم پر، ایک جدید تعلیم پر تمام عوام کا برابر حق ہونا چاہیے، اور جب غربت ختم ہوگی اور جہالت ختم ہوگی تو معاشرہ ایک نئے روپ میں سامنے آئے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جمہوری ادارے اور ڈائلاگ اور کلام اور کتاب کا سلسلہ
दोबारा शुरू करने की। यहाँ से ही मैं अरबाब साहब को भी शामिल करता हूँ दोबारा गुफ्तगू में। अरबाब साहब, जिस तरह आपने बाकी दोनों मेहमानों को, दीगर दोनों मेहमानों को सुना है, एक उनका मौक़िफ़ भी है कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ कि ये नहीं होनी चाहिए, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन असल सवाल ये है कि हुकूमत चले, ये एक जैसे पहले भी कहा गया है कि गैर मामूली सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को इस वक्त, अगर वो मान भी लिया जाए तो हुकूमत, जैसे अभी शमसी साहब ने भी कहा कि माशरे की ओवर हॉलिंग की ज़रूरत है। फरजाना बारी साहिबा ने कहा कि माशरे के अंदर इन जराइम को कम करने के लिए माशरे की वैल्यूज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे हुकूमत के इक़दाम नज़र नहीं आते, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे वो सोशल एजुकेशन के ज़रिए हो, चाहे वो दीगर मराहत के ज़रिए हो, दीगर जो इदारे हैं उनमें बेहतरी लाने के ज़रिए हो। तो हुकूमत इस तरफ कब तवज्जो लेकर आएगी? आतिफ साहब, जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से अगर आप देख ले तो आज पाकिस्तान में तालीम जो है वो बिल्कुल आम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद स्कूलों के दौरे कर रहे हैं, जिन स्कूलों के हालात खराब है वो खुद उन्हें बेहतर कर रहे हैं, तालीम पर वो सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको अहम बात बताता चलूँ कि जैसा फरजाना बारी साहबा ने कहा कि जराइम अगर कर ले तो उन्हें सिर्फ सजाएं दी जाए, सख्त सजाएं दी जाए, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके किसी बंदे को कोई मार दे और हम उसे और अदालत उसे सिर्फ सजा दे दे तो ये काफी नहीं है, क्योंकि जिनको जख्म लगा है वो खुद फिर अदालत में जाकर उन्हें उस बंदे को खुद अपने हाथों से गोली मार देते हैं। तो फिर तो ये एक हम जो जराइम में इजाफा कर रहे हैं, इससे जराइम में कमी नहीं हुआ क्या होगी बल्कि और इजाफा होगा, क्योंकि इस तरह के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं कि लोग अदालतों में जाकर खुद अपने मुलजिमों को गोलियां मार देते हैं। तो इससे तो ये जराइम में और नुमाया। लेकिन अरबाब साहब, दिस इज आल्सो लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। अदालतों के अंदर अगर लोग कत्ल हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी तो इंतजामिया और हुकूमत है, क्योंकि वो वहां पर लॉ इन्फोर्स नहीं कर पा रही। नहीं जी, आपकी ये बात सही है, लेकिन ये तो जिन पे गुजरती है आप उनसे जरा पूछ लेना जी, क्यों वो फिर इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनके प्यारे को किसी ने मारा है तो फिर तो इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, फिर वो अपने सर से छलांग लगा चुके होते हैं, उन्हें अपनी मौत का भी फिर पकड़ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो फांसियों की सजा है तो इस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इससे लोग इबरत हासिल करते हैं कि आइंदा के लिए कोई इस तरह के जराइम ना करे। जिस तरह आपने देखा कि APS के वाक़े के बाद ऑपरेशन अजब शुरू हुआ, दीगर जो ऑपरेशन खैबर 1 खैबर 2 जो हो गए हैं, तो इससे कई बिल्कुल पहले के पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा खसूस की शावर में आए रोज धमाके होते थे, खुदकुश धमाके होते थे, लोग घरों से सुबह निकलते थे, उन्हें पता नहीं होता था कि हम शाम को घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो जब अब के हालात आप देखिए, जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान में आई है तो इन जराइम में नुमाया कमी क्या हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, इन जराइम में नुमाया कमी वाक़ हुई है। तकरीबन 48% तक एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जराइम में कमी आई है और इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन उसकी वाहिद वजह फांसियाँ देना नहीं है, उसकी बुनियादी वजह फौज का उन इलाकों में जाके टेररिस्ट के खिलाफ इक़दाम और एक्शन करना है जिन इलाकों से ये कार्रवाइयाँ की जाती थी। आपकी बात सही है, लेकिन फौज और हुकूमत एक ही बिल्कुल प्लेटफार्म पर करे है। एब्सोल्युटली, उसमें कोई तफरीक नहीं है। फौज अगर ऑपरेशन करती है तो वो हुकूमत से इजाजत लेकर करती है। एब्सोल्युटली, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं शायद फौज को कोई अलहदा से क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। आई डिडंट मीन दैट। यकीनन हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस और हुकूमत की डायरेक्शंस पर फौज ये कार्रवाइयां कर रही है, हम भी ये मानते हैं। फरजाना बारी साहब, लेट मी गो टू फरजाना बारी साहब। अरबाब साहब, इफ यू वुड प्लीज। अरबाब साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर शायद वो लोग जिनके प्यारे मारे जाते हैं और उनकी आंखों के सामने मारे जाते हैं, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए। यानी यहाँ वीकनेस दोबारा लॉ की है, स्टेट की है, उसकी रिट की है। अगर वो कोई फैसला करती है तो लोग खुद से उस फैसले के खिलाफ चले जाते हैं। देखिए, ये भी तो एक सोच की बात होती है ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई जुर्म होता है या मर्डर, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा कि वो ममालिक जहाँ पे सजाए मौत नहीं है वहाँ पे मर्डर नहीं होते हैं, वहाँ पे लोगों के कत्ल नहीं होते, लेकिन लोगों की एक सोच में तब्दीली आ जाती है कि जो रिवेंज का, इंतकाम का जो एक सोच है वो ज़ाहिर है कि अगर आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया। ये मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तालीम आम हो चुकी है।
पाकिस्तान में तो आपके 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आपका लिटरेसी रेट जो है अभी भी पाकिस्तान का जो है वो 55% से ज़्यादा नहीं है। 2% से ज़्यादा हम अपना बजट तालीम पे खर्च नहीं करते हैं। ख़ासतौर पे बलूचिस्तान जैसे इलाके में 7% औरतों की में तालीम नहीं है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि जब हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो इंतकाम लेने के और ये जो बिल्कुल उसके जो तस्वुरात हैं वो वही जो एक कबायली और जो फ्यूडल निज़ाम के वो होते हैं इंतकाम लेने की जो सोचें होती हैं वो उससे जुड़ जाती हैं। जाहिर है कि अगर एक आपका जस्टिस सिस्टम हो और लोगों को लगे कि जो भी जुर्म हुआ है उसकी सजा जो है वो रियासत देगी तो फिर लोग कानून को अपने ना हाथ में लेना चाहते हैं और उनकी तसल्ली भी हो जाती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के लिए हमने ये मॉनिटोरियम उठाया है कि जी ये और आपने बिल्कुल सही बात की कि ये दुरुस्त बात है कि सुसाइड जो अटैक्स हैं उनमें कमी आई है, लेकिन वो इसलिए नहीं आई है कि आपने लोगों को फांसियां दी हैं। वो इसलिए आई है कि जो आपने भी जिसकी जिक्र किया कि ज़रबे असब और वहाँ पे मतलब एक तरह से इस वक्त जो है वो एक फौजी ऑपरेशन इन लोगों के खिलाफ जारी है और उसकी वजह से ही कहीं छोटी मोटी जो उनकी जो आपने कमर तोड़ी है उसकी वजह से इसमें कमी आई है। दूसरी एक मैं जो आखिरी बात इसमें करना चाहती हूँ कि देखिए जिन लोगों को आप ये सोच के आपने मॉनिटोरियम उठा के आपने ज्यादातर उन लोगों को फांसियां दी हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं थे बल्कि वो दूसरे जुराइम में उनको सजाए मौत हुई थी। क्योंकि देखिए ये तो वो लोग हैं ना जो दहशतगर्दी में है, वो तो मौत से तो नहीं डरने वाले लोग हैं। वो तो अपने खुदकुश जैकेट्स पहन के जाके लोगों के ऊपर हमले करते हैं। तो अगर आप सोचें कि आप उनको सजाए मौत का डराएंगे या वो उससे वो खौफजदा हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली है। क्योंकि ये लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके जो ज़ाहिर उनकी जो वजूहात है जिसकी वजह से वो भी अपनी जाने हथेली पे उसमें उनके भी सियासी मुहर्रकात हैं। किसी हद तक कुछ लोगों के शायद मजहबी भी हों, उनमें उनके माशी मुफादात भी मुलव्वस हैं। तो ये लोग तो मौत से नहीं डरते। इनको अगर आप ये सोचें कि जी सजाए मौत से ये दहशतगर्द डर जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जो है मैं नहीं समझती कि ये दुरुस्त सोच है। फरजाना बारी साहब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। थैंक यू मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। मैं सीआर शम्सी साहब के पास वापस जाना चाहता हूँ। शम्सी साहब जैसे अभी फरजाना बारी साहिबा ने कहा है कि दहशतगर्दी करने वाले अफराद जो खुद को जैकेटें पहन के अपने आप को फाड़ देते हैं मार देते हैं वो तो दहशतगर्दी से नहीं डरते, लेकिन उनके हैंडलर्स के लिए क्या ये थोड़ा परेशान कुन बात होगी कि अगर उन पर उनके हैंडलर का या फैसिलिटेटर का मुकदमा चलता है तो उनके साथ भी उनकी भी जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं। क्या ये डर पैदा करने में हम कामयाब हो रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि डर पैदा करने से आप कोई बुराई खत्म नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बुनियादी का जो रूट काज है उन पर आप तवज्जो नहीं देते और उनमें इस्लाह नहीं लाते। मैं वापस चाहूंगा कि इस वक्त अभी जो गुफ्तगू हुई आपके प्रोग्राम में, देखिए ये गुस्से में आ जाना, इंतकाम में आ जाना और कत्लो गारत, ये आप देखिए आप दुनिया भर में अगर नजर दौड़ाएं तो ये एक रवैये ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त तो पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की आवाम बहुत पुरअमन है और यहाँ के लोग मेहनत कश हैं। वो ना दहशतगर्दी को पसंद करते हैं और ना ही कत्ल गारत करी को पसंद करते हैं। अलबत्ता जो बेरोजगारी और तालीम की कमी के बायस जो देहाती इलाके हैं, यहाँ जो दुश्मनी में एक जमीन के तनाज़े पर छोटी छोटी बात पर एक कत्ल हो जाते हैं, तो वो जो एक रवैया है मैं समझता हूँ कि उस जानब हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि समाज में एक इंसाफ का तो तास्कर है। तो इंसाफ के दावे करना और बात है, हकूक देने के दावे नारे लगाना और बात है। ज़मीनी हकायक ये है कि आवाम को एक मसावी एक तरह की एजुकेशन दी जाए और तरक्की के जो बराबर मौके जब मिलेंगे तो ये जी शम्सी साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए इजाज़त चाहूँगा आपसे भी। अरबाब खज़र हयात साहब आपका भी शुक्रिया, फरजाना बारी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ओवरऑल डिबेट जो हुई उसमें पहली चीज़ जिस पर जोर दिया गया है वो ये कि इन हालात को ख़त्म किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि जराइम की रोकथाम हो सके। आज के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।